नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रचना है और मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन अर्चना है। जब मैं सिर्फ 4 साल की थी तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। पिताजी के जाने के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। माँ हमें लेकर एक छोटे से किराए के घर में रहने लगी। हमारे अपने कहे जाने वाले लोग धीरे-धीरे हमसे दूर हो गए। उस समय माँ के सामने सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हम दोनों बेटियों को पालने और पढ़ाने की थी। माँ ने हार नहीं मानी। उन्होंने सिलाई का काम शुरू किया और दिन-रात मेहनत करके हमें बड़ा किया। कई बार घर में इतने कम पैसे होते थे कि माँ खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन हमें कभी एहसास नहीं होने दिया कि वह कितनी परेशान है। उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि हालत चाहे जैसे भी हो, हमें मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। हम जिस मोहल्ले में रहते थे, वहाँ हमारे पड़ोस में शर्मा अंकल और शर्मा आंटी रहते थे। वे बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने हर मुश्किल समय में हमारी मदद की। उनका एक बेटा था, जिसका नाम राघव था। राघव और मेरी बहन अर्चना की उम्र लगभग बराबर थी। दोनों बचपन से अच्छे दोस्त थे। वे साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। मैं उनसे 2 साल छोटी थी, इसलिए अक्सर उनकी बातें सुनकर मुस्कुराती रहती थी। मुझे हमेशा लगता था कि दोनों के बीच एक खास रिश्ता है, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया और हम बड़े होने लगे। मेरी बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, वह कॉलेज में हमेशा अच्छे नंबर लाती थी। घर की जिम्मेदारियां भी धीरे धीरे उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी। कॉलेज के साथ साथ उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि माँ का हाथ बटा सके। मैं कई बार उनसे कहती कि उन्हें भी आराम करना चाहिए, लेकिन वह हंसकर कहती कि जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी तब वह आराम करेंगी। उनकी यही बात सुनकर मेरी आंखें भर आती थी। मैं जानती थी कि उन्होंने अपनी कई छोटी-छोटी खुशियाँ सिर्फ़ हमारे लिए छोड़ दी हैं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद बहन आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन पैसों की कमी हमारे सामने बड़ी परेशानी थी। माँ ने उन्हें समझाया कि अगर उन्हें अच्छी नौकरी चाहिए तो बीएड करना ज़रूरी है। फीस बहुत ज़्यादा थी और हमारे लिए इतने पैसे जुटाना आसान नहीं था। तभी शर्मा अंकल ने हमारी मदद की। उन्होंने माँ से कहा कि अर्चना की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। उन्होंने कुछ पैसे उधार दिए और कहा कि जब नौकरी लग जाएगी तब धीरे-धीरे पैसे वापस हो जाएंगे। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन हमें महसूस हुआ कि दुनिया में अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं। बहन ने बीएड में दाखिला लिया और पूरी मेहनत से पढ़ाई की। उसी समय राघव इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मेरा कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था और मैं भी शिक्षिका बनने का सपना देख रही थी। हम तीनों अपने सपनों को पूरा करने में लगे हुए थे। कुछ समय बाद बहन की पढ़ाई पूरी हो गई और उन्हें एक छोटे से स्कूल में नौकरी मिल गई। वेतन ज़्यादा नहीं था, लेकिन बहन खुश थी क्योंकि उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दिया था। वह और अच्छे स्कूलों में भी कोशिश कर रही थी। कई बार उन्हें इंटरव्यू में सफलता नहीं मिलती थी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं उनसे कहती थी कि हम दोनों मिलकर माँ के सारे सपने पूरे करेंगे। हर शाम हमारा एक तय समय होता था। माँ अपने काम में लगी रहती थी और मैं पढ़ाई करती थी। इसी बीच बहन और राघव छत पर बैठकर बातें करते थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन शर्मा अंकल मिठाई लेकर हमारे घर आए। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने बताया कि राघव को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। यह सुनकर हम सब बहुत खुश हुए। माँ ने तुरंत भगवान का धन्यवाद किया। उस शाम जब हम छत पर मिले तो राघव बहुत खुश लग रहा था। उसने कहा कि वो अपने दिल की बात सबको बताना चाहते हैं, लेकिन सही समय आने का इंतजार करेगा। उसकी बात सुनकर बहन मुस्कुरा दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं मन ही मन चाहती थी कि उनकी शादी हो जाए, क्योंकि मैं जानती थी कि राघव बहन का बहुत सम्मान करता है। कुछ दिनों बाद राघव का जन्मदिन आया। शर्मा अंकल ने सभी को घर बुलाया था। घर में छोटी सी पार्टी रखी गई थी। हम सब वहां पहुंचे। केक काटने के बाद राघव ने सबके सामने कहा कि वह एक जरूरी बात कहना चाहता है। इतना कहकर वह बहन के सामने आया और उनसे शादी के लिए पूछा। कुछ पल के लिए सब लोग चुप हो गए। माँ घबरा गई क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शर्मा अंकल और आंटी क्या सोचेंगे। तभी शर्मा आंटी मुस्कुराई और उन्होंने बहन के सिर पर हाथ रख दिया। बहन ने भी मुस्कुराकर हाँ कह दिया। ये सुनते ही घर तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे लगा जैसे हमारी ज़िंदगी की सारी परेशानियां ख़त्म हो गई हैं। अगले दिन पंडित जी को बुलाकर सगाई और शादी की तारीख तय कर दी गई। सगाई अगले हफ्ते थी और शादी 4 महीने बाद रखी गई। हम सब तैयारियों में लग गए। घर में पहली बार इतनी खुशी आई थी। सगाई बहुत अच्छे से हुई। राघव और बहन दोनों बहुत खुश थे। मैं उन्हें खूब चिढ़ाती थी और बहन शर्माकर मुझे डांटने का नाटक करती थी। माँ भी लंबे समय बाद निश्चित दिखाई दे रही थी। उन्हें अब मेरी बहन के भविष्य की चिंता नहीं थी। सगाई के कुछ दिन बाद एक शाम बहन घर आई तो उनके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। उन्होंने आते ही मिठाई का डिब्बा खोला और हमें एक मिठाई खिलाई। मैंने उनसे पूछा कि आज इतनी खुशी किस बात की है। उन्होंने बताया कि उन्हें शहर के सबसे अच्छे स्कूल में नौकरी मिल गई है। वहाँ वेतन भी अच्छा था और आगे बढ़ने के अवसर भी थे।
ये सुनकर हम सब बहुत खुश हुए। माँ ने भगवान का धन्यवाद किया और कहा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बहन अगले ही दिन नए स्कूल में काम पर जाने लगी। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे रहे। वह रोज घर आकर स्कूल की बातें बताते थे। हम सबको लग रहा था कि अब हमारी ज़िंदगी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी बीच मेरा बीएड भी पूरा होने वाला था। मैं भी नौकरी करने का सपना देख रही थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद मैंने बहन में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। वह पहले की तरह खुश नहीं रहती थी। कई बार घर लौटते समय बहुत थकी हुई दिखाई देती थी। माँ पूछती तो वह कहती कि काम ज़्यादा है इसलिए थक जाती है। हम लोगों ने उनकी बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन धीरे धीरे उनकी परेशानी बढ़ने लगी। वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ी हो जाती थी। पहले जो बहन हर बात खुलकर बताती थी, अब चुप रहने लगी थी। कई बार मैं उनके कमरे के बाहर से गुजरती तो लगता जैसे वह रो रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाती है वह मुस्कुराने की कोशिश करने लगती। मैंने उनसे कई बार पूछा कि क्या बात है, लेकिन वह हर बार कह देती कि सब ठीक है। राघव भी उनकी चिंता करने लगे थे। वह उनसे पूछता तो बहन बात बदल देती। एक दिन बहन स्कूल से लौटी तो उन्हें ठीक से चलने में भी परेशानी हो रही थी। माँ बहुत घबरा गई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन बहन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कमजोरी की वजह से तबीयत खराब है और आराम करने से ठीक हो जाएगी। अगले दिन वह स्कूल भी नहीं गई। उस दिन मैंने पहली बार उनकी आंखों में डर देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसा क्या हुआ जिसे वह मुझसे छिपा रही हैं। कुछ दिन बाद वह फिर स्कूल जाने लगी, लेकिन उनका व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। राघव ने एक दिन उनसे कहा कि अगर नौकरी की वजह से परेशानी हो रही है तो वह नौकरी छोड़ सकती है। ये सुनते ही बहन अचानक नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने फैसले खुद लेने आते हैं। उनकी बात सुनकर हम सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस तरह बात नहीं की थी। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि उनकी परेशानी का कारण जरूर स्कूल से जुड़ा हुआ है। समय बीतता गया, लेकिन बहन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह पहले से ज़्यादा चुप रहने लगी। कई बार रात को देर तक जागती रहती। मैंने ये बात राघव को बताई। उसने भी कहा कि कुछ न कुछ ज़रूर गलत है। हमने तय किया कि मैं सच्चाई का पता लगाना होगा। तभी राघव ने कहा कि मेरा बीएड भी पूरा होने वाला है, इसलिए मुझे उसी स्कूल में नौकरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर मुझे वहाँ काम करने का मौका मिल गया तो शायद मैं समझ पाऊंगी कि आखिर बहन किस परेशानी से गुजर रही है। मुझे उसकी बात सही लगी। मैंने चुपचाप उस स्कूल में आवेदन कर दिया। कुछ दिनों बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन मैंने पूरी तैयारी की थी। इंटरव्यू अच्छा हुआ और मुझे नौकरी मिल गई। यह खबर सुनकर राघव खुश हुआ, लेकिन उसने कहा कि अभी बहन को इस बारे में मत बताना। मैंने भी यही सोचा कि सही समय पर उन्हें बताऊंगी। शाम को जब मैंने बहन को अपनी नौकरी के बारे में बताया तो उनकी खुशी की जगह उनके चेहरे पर चिंता दिखाई दी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने उसी स्कूल में नौकरी क्यों ली। मैंने कहा कि वहाँ अच्छा वेतन है और मैं भी घर की जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुझे वह नौकरी नहीं करनी चाहिए। मैं हैरान रह गई। मैंने उनसे वजह पूछी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं कोई दूसरा स्कूल ढूंढ लूँ। उस दिन पहली बार मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। मुझे लगा कि अगर मैं पीछे हट गई तो कभी सच्चाई का पता नहीं चल पाएगा। बहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उस रात मैं भी सो नहीं पाई। मुझे अपनी बहन को दुख पहुंचाने का अफसोस था, लेकिन मुझे लग रहा था कि उनकी परेशानी को समझने के लिए यही रास्ता सही है। अगले दिन मेरा स्कूल का पहला दिन था। सुबह से ही मेरे मन में अजीब सी बेचैनी थी। बहन की आंखों में जो डर मैंने देखा था वह बार बार मुझे याद आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस स्कूल में ऐसा क्या है जिससे बहन इतनी परेशान है। स्कूल पहुंचने के बाद मेरा परिचय बाकी शिक्षकों से कराया गया। सभी लोग सामान्य और विनम्र लगे। स्कूल बहुत बड़ा और व्यवस्थित था। वहाँ की सुविधाएं देखकर मुझे लगा कि बहन को यहाँ नौकरी मिलने पर इतनी खुशी क्यों हुई थी, लेकिन उनके चेहरे की उदासी याद आते ही मेरे मन में फिर से सवाल उठ रहे थे। कुछ देर बाद मुझे स्टाफ रूम दिखाया गया। वहाँ मेरी नज़र अचानक बहन पर पड़ी। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुस्कान बनावटी लग रही थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उन्होंने ठीक से नींद नहीं ली हो। लंच ब्रेक के दौरान मैं उनके पास बैठी, लेकिन वह ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। मैंने धीरे से पूछा, दीदी आप क्या मुझसे नाराज़ हैं? उन्होंने तुरंत कहा, नहीं रचना, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैंने फिर पूछा, फिर आप मुझे यहाँ काम करने से क्यों रोक रही थी? उन्होंने इधर उधर देखा और धीमी आवाज़ में कहा, बस इतना समझ लो कि यह जगह जितनी अच्छी दिखती है बाहर से, उतनी है नहीं। मैं आगे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही एक दूसरी टीचर वहां आ गई और दीदी चुप हो गई। अगले कुछ दिनों में मैंने स्कूल के माहौल को ध्यान से देखना शुरू किया। मुझे महसूस हुआ कि कुछ महिला टीचर हमेशा परेशान रहती थी। वे आपस में खुलकर बात नहीं करती थी। एक दिन मैंने देखा कि प्रिंसिपल सर ने एक टीचर को अपने कैबिन में बुलाया और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो काफ़ी देर बाद बाहर आई और बाहर निकलते समय उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। मुझे ये देखकर अजीब लगा। उसी शाम घर लौटते समय मैंने दीदी से फिर बात करने की कोशिश की,
लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, रचना अपना काम करो और किसी भी बात में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, और हो सके तो अकेले प्रिंसिपल सर के पास मत जाना। उनकी आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि वे किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। मैंने यह बात राघव को बताई। उसने भी कहा कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पहले पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। अगले दिन स्कूल में मेरी मुलाकात नीलम मैडम से हुई। वह काफ़ी शांत स्वभाव की थी और शायद मुझ पर भरोसा करने लगी थी। बातचीत के दौरान मैंने उनसे पूछा कि क्या यहाँ काम का दबाव बहुत ज़्यादा है। मेरा सवाल सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, काम का दबाव तो हर जगह होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। उनके शब्दों ने मेरी बेचैनी और बढ़ा दी। उस दिन छुट्टी के बाद मैं स्टाफ रूम में अपना बैग लेने वापस गई। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मुझे बहन की आवाज़ सुनाई दी। वह फ़ोन पर किसी से कह रही थी, मैंने आपकी बात मान ली है, लेकिन मेरी बहन को इसमें मत लीजिए। उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह सुनते ही मेरे कदम वहीं रुक गए। फ़ोन रखते ही बहन ने मुझे देख लिया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत कहा, रचना तुमने जो सुना उसे भूल जाओ। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, दीदी अब मैं कुछ नहीं भूलूंगी। आप मुझे सच क्यों नहीं बता रही? मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह फिर भी चुप रही। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मामला मेरी सोच से कहीं ज़्यादा गंभीर है और दीदी अकेले ही किसी बड़े डर का सामना कर रहे हैं। रात भर मैं सो नहीं पाई। आखिर ऐसा क्या था जो उन्हें इतना परेशान कर रहा था? उन्होंने हमेशा मुझसे हर बात साझा की थी, लेकिन इस बार वह सब कुछ अपने अंदर छिपाई बैठी थी। अगली सुबह जब हम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो मैंने एक बार फिर उनसे बात करने की कोशिश की। मैंने कहा, दीदी अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दीजिए, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखे बिना सिर्फ इतना कहा कि कुछ बातें जान लेना हमेशा अच्छा नहीं होता। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल और घबरा गया। स्कूल पहुंचने के बाद मैंने तय कर लिया कि मैं सच्चाई जाने बिना पीछे नहीं हटूंगी। उस दिन लंच ब्रेक में मेरी मुलाकात फिर से नीलम मैडम से हुई। उनके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरी बहन किसी बड़ी परेशानी में है। अगर आप कुछ जानती हैं तो कृपया मुझे बताइए। वह कुछ पल चुप रही, फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि तुम्हारी बहन बहुत अच्छी लड़की है। वह सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए सब कुछ सह रही है। इतना कहकर उन्होंने इधर उधर देखा और बोली कि अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, लेकिन सावधान रहना। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि स्कूल का एक कर्मचारी वहां आया और बोला कि प्रिंसिपल सर तुम्हें अपने कैबिन में बुला रहे हैं। मैं पहली बार उनके कैबिन में जा रही थी। दरवाज़ा खटखटाकर जैसे ही मैं अंदर गई, उन्होंने मुस्कुराते हुए बैठने का इशारा किया। उन्होंने मेरे काम की तारीफ की और कहा कि मैं बहुत मेहनती हूँ। फिर उन्होंने मेरी पढ़ाई और परिवार के बारे में पूछना शुरू किया। उनकी बातें सामान्य थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसे महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो वह मुझे जल्दी प्रमोशन दिला सकते हैं और वेतन भी बढ़वा सकते हैं। मैंने विनम्रता से उनका धन्यवाद किया और कहा कि मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे की मुस्कान कुछ पल के लिए बदल गई, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। कैबिन से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि दीदी दरवाजे के पास खड़ी थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने तुरंत पूछा कि प्रिंसिपल ने क्या कहा। मैंने सारी बात बता दी। ये सुनते ही उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि रचना, तुम उनसे जितनी दूरी बनाकर रख सको उतना अच्छा है। मैंने उनसे पूछा कि क्या यह वही वजह है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को घर लौटने के बाद भी वह बहुत चुप थी। रात को जब सब सो गए तो मैं पानी पीने के लिए उठी। तभी मैंने देखा कि दीदी बालकनी में बैठी रो रही थी। मैं उनके पास गई और उनका हाथ पकड़ लिया। इस बार वह खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैंने बहुत कोशिश की थी कि तुम्हें इस सब से दूर रख सकूं, लेकिन अब शायद यही संभव नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आप अकेली नहीं हैं। जो भी बात है मुझे सच सच बता दीजिए। दीदी ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा कि स्कूल के में प्रिंसिपल अपने पद का गलत फायदा उठाता है। वह नई और जरूरतमंद महिला शिक्षिकाओं को निशाना बनाता है। पहले वह उन्हें अच्छे वेतन, प्रमोशन और स्थायी नौकरी का लालच देता है, लेकिन जब कोई उसकी गलत मांगों को मानने से इनकार कर देती है तो वह उस पर दबाव बनाना शुरू कर देता है। उन्हें बार बार अपने कैबिन में बुलाना, बिना वजह देर तक रुकने के लिए कहना और अनुचित कामों के लिए मजबूर करने की कोशिश करना उसकी आदत बन चुकी है। जो शिक्षिकाएं विरोध करती हैं उनके कामों में छोटी छोटी गलतियां निकाली जाती हैं। उन्हें खराब रिपोर्ट और नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है ताकि वे डरकर चुप हो जाएं। मैंने घबराकर पूछा कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? दीदी ने मेरी तरफ देखा, लेकिन जवाब देने से पहले उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले मुझे यह भरोसा चाहिए कि तुम कोई जल्दबाजी नहीं करोगी। उनकी बात सुनकर मुझे एहसास हो गया कि सच्चाई हमारी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। अगली सुबह मेरी आँख खुली तो रात भर दीदी की बातें मेरे मन में घूमती रही। अब मुझे समझ आ चुका था कि वह पिछले कई महीनों से किस डर और दबाव के बीच जी रही थी।
स्कूल जाते समय पूरा रास्ता हम दोनों खामोश रहे। मैं उनकी आंखों में छिपी चिंता साफ महसूस कर सकती थी। स्कूल पहुंचने के बाद मैंने तय कर लिया कि अब मैं दीदी को अकेले ये सब नहीं झेलने दूंगी। लंच ब्रेक में नीलम मैडम मेरे पास आई और बोली कि तुम्हारी दीदी बहुत मजबूत है, लेकिन अब उन्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत है। मैंने उन्हें बताया कि दीदी ने मुझे सब सच बता दिया है। ये सुनकर नीलम मैडम ने राहत की सांस ली और कहा कि अब समय आ गया कि हम सब मिलकर आवाज उठाएं। उन्होंने बताया कि दीदी अकेली नहीं है, स्कूल की कई अन्य शिक्षिकाएं भी इसी तरह के दबाव और डर का सामना कर चुकी हैं, लेकिन नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण अब तक चुप थी। शाम को घर पहुंचकर मैंने दीदी का हाथ पकड़कर कहा कि अब यह लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है। माँ और राघव को जब सारी सच्चाई पता चली तो दोनों ने बिना एक पल गवाए हमारा साथ दिया। माँ ने दृढ़ आवाज में कहा कि मेहनत और ईमानदारी से जीने वाले लोग कभी गलत के आगे नहीं झुकते। अगले कुछ दिनों में दीदी, नीलम मैडम और बाकी शिक्षिकाओं ने हिम्मत जुटाकर अपनी शिकायतें लिखित रूप में दर्ज की और सभी जरूरी सबूत सुरक्षित किए। जब मामला स्कूल की उच्च समिति तक पहुंचा तो जांच शुरू हुई। जांच के दौरान कई और शिक्षिकाएं सामने आई और धीरे धीरे पूरा सच सबके सामने आ गया। जिन लोगों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया था उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और स्कूल में कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए गए। कई महीनों बाद मैंने पहली बार दीदी के चेहरे पर सुकून देखा। उनकी आंखों से डर पूरी तरह गायब हो चुका था। कुछ समय बाद दीदी और राघव की शादी सादगी और खुशियों के बीच संपन्न हुई। माँ की आंखों में इस बार सिर्फ गर्व और खुशी के आंसू थे। उन्होंने हमें गले लगाते हुए कहा कि जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन सच, हिम्मत और परिवार का साथ हो तो हर अंधेरा खत्म हो जाता है। उस दिन मुझे समझ आया कि गलत के खिलाफ उठाई गई एक आवाज़ सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी नहीं बदलती, बल्कि कई लोगों को नई हिम्मत भी देती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।